हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके बेस पर? जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, सेल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एंड कॉलरोच लॉ मैंने आपको बताया था उसके बेसिस पर, और जो कॉलरोच लॉ के एप्लीकेशंस थी उसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, अच्छे से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity is 0.146 into 10 की पावर -3 Simon centimeter inverse? ये क्वेश्चन है आपके पास और इसमें आपको पहले ये देखना है कि क्या क्या चीज दी हुई है, क्या पूछा है, फिर उसके बाद हम आएंगे कि क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले जो चीजें दी हुई है उसको लिख लो आप। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.001 मोलर, दैट मीन्स ये क्या है, मोलरिटी दी हुई है 0.001 मोलर। ठीक है, एंड टेम्परेचर आपको पता है कि जितने भी हमने फॉर्मूले देखे थे उसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं था, तो टेम्परेचर आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, और पूरी लाइन पढ़ने के बाद यहाँ लिखा है इज 1500 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या है, 1500 ओम है। काफी बच्चे तो ऐसे हैं जो यही नहीं पता लगा पाते कि रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस देखा, आगे वैल्यू देखी, वही लिख देंगे। अरे थोड़ा बहुत माइंड लगाओ, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम ही तो होती है। ठीक है, तो जो बच्चे इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं उनके लिए मैंने ये लाइन बताई है कि आपको थोड़ी बहुत यूनिट भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम होती है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1500 ओम दिया हुआ है। एंड देखो व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी इज 0.146 इंटू 10 की पावर -3। कंडक्टिविटी क्या होती है आपको बताया था, और कंडक्टेंस क्या होता है ये भी बताया था। ठीक है, कंडक्टेंस होता है जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कापा दिया हुआ है। ठीक है, कापा की वैल्यू कितनी है, 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि कापा का फॉर्मूला क्या है, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, दैट मीन्स G स्टार निकालना है। G तो कंडक्टेंस होता है और G स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो G स्टार और कापा का रिलेशन होता है, वो क्या होता है, वी नो दैट कापा इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि ये फॉर्मूला है। अब हमें G स्टार निकालना है, कापा दिया हुआ है बट G नहीं दिया हुआ, कंडक्टेंस नहीं दी हुआ है। और आपको पता है कि जो कंडक्टेंस होते हैं वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टेंस के। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस है तो आप पुट कर दोगे वैल्यू। ठीक है, तो आपको G स्टार निकालना है। G स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कापा डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या होती है, 1/r होती है। जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, K 1/r। दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, कापा इंटू रेजिस्टेंस R। दैट मीन्स G स्टार हमारे पास आ जाएगा क्योंकि कापा की वैल्यू हमें पता है, ये रही। R दैट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रही। दोनों को क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा तो आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दौड़ाना पड़ेगा कि हमें कैसे क्या करना है। देखो डायरेक्ट अगर चीजें आ जाए तो फिर एग्जाम में मजे ही कैसे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजे तब आते हैं जब थोड़ा सा दिमाग हमें दौड़ाना पड़े, या हम ये कहें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आए। ठीक है, अब मोलरिटी दी हुई है, यूज आई नहीं आई। ठीक है, लेकिन काफी बच्चे सोच रहे थे ये चीज भी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा, तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सिंपल सोचते हुए आ जाओ। ठीक है, और उसी वे में आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 0.146 इंटू 10 की पावर क्या है, -3,
और आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1500 से। जब आप 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो जी स्टार की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। यही क्या है, सेल कांस्टेंट। क्योंकि सेल कांस्टेंट की यूनिट भी मैंने आपको बताई थी, बिकॉज सेल कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, लेंथ बाय एरिया। लेंथ की होती है सेंटीमीटर, इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 1 बाय सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स ही तो है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बच्चों तो यूनिट आपको जरूर मेंशन करनी है। काफी बार क्या होता है, आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो बट यूनिट नहीं लिख कर आए, तो होता क्या है, आपके मार्क्स कट हो जाते हैं और आपने अपनी तरफ से पूरे मार्क्स लगाए हुए हैं उसमें। ठीक है, तो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए और जब रिजल्ट आता है तो उतने नहीं आते, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की है। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों वो क्या आता है, देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 molar NaS solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 की power 3 ohm. Calculate its resistivity कैलकुलेट करनी है। सेकेंड आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। थर्ड क्या करनी है, मॉलर कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों उसको हम रॉ से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को आप किससे डिनोट करते हो, कापा से डिनोट करते हो, एंड मॉलर कंडक्टिविटी को आप किससे डिनोट करते हो, कैप एम से डिनोट करते हो। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लिया जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। ठीक है, अब मॉलर कंडक्टिविटी की जगह अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आता तो क्वेश्चन में जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना उसकी मॉलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी दी हुई होती, यानी कि यहाँ कैपिटल एम की जगह कैपिटल एन होता तो वो नॉर्मेलिटी होती। ठीक है, बाकी पूरा फॉर्मूला तो सेम ही है, सिर्फ मॉलरिटी और नॉर्मेलिटी जो आती है उन्हीं में तो डिफरेंस आता है। तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखोगे, एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, दिस वन। ठीक है, एंड मॉलरिटी क्वेश्चन में दी हुई है ये रही, और आपके पास डायामीटर दिया हुआ है एंड लेंथ दी हुई है। इसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायामीटर। क्या किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें डायामीटर चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक चीज चाहिए वो देखना, लेंथ एल क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, एक तो रो निकालना है, रेजिस्टिविटी। अब आपके माइंड में अगर एकदम से फॉर्मूला नहीं आए कि रो होता क्या है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको एक सिंपल वे बताया था। आप रफली क्या करके देखोगे, पीछे नोटबुक में या जो आपकी शीट होती है उसमें पीछे क्या करके देखोगे कि आपके पास जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस एरिया सेक्शन, है ना। और यहाँ पर इक्वल जब हटाया, ये प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसको आपने रो बोला, दैट मींस रेजिस्टिविटी बोला था। ठीक है, L बाय ए था। तो यहाँ से अगर हम रो का फॉर्मूला निकाले तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, R इंटू 1 बाय L डिवाइडेड बाय ए। यहाँ L डिवाइडेड बाय ए ही रखना, ठीक है, या A डिवाइडेड बाय L करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। L डिवाइडेड बाय ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है ना, जिसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जो आपके पास फर्स्ट आपको निकालना है रेजिस्टिविटी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, R, दैट मीन्स रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेल कांस्टेंट। कर सकते हो ना, देखो 1 डिवाइडेड बाय एल जी, तो यहाँ पर सॉरी लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस एरिया सेक्शन, ये पूरा क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप ये रिलेशन लिखकर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको मेथड बता दिया। चलो अब देखो यहाँ पर आपके पास जो ये है, इसमें आपको निकालना है, एक तो पता होना चाहिए रेजिस्टेंस और एक पता होना चाहिए सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट अभी अभी बताया क्या होता है, सेल कांस्टेंट लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस एरिया सेक्शन, यही होता है ना। अब आपके पास लेंथ तो है बट क्रॉस एरिया सेक्शन नहीं है ए,
तो हमें पता है जो क्रॉस एरिया सेक्शन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब रेडियस नहीं पता, रेडियस हमें डायामीटर से पता चलेगी, डायामीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। इसका मतलब जो जी स्टार की वैल्यू है वो क्या आएगी, लेंथ कितनी दी हुई क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर 50 करो, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 इनटू और आर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। ये आपके पास है जी स्टार और ये जी स्टार की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, देखो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम दिया हुआ है, राइट। अब नीचे क्या दिया हुआ है, जी स्टार, जी स्टार देखो हमारे पास ये 50 डिवाइडेड बाई ये है तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी ना, इतना तो आपको पता है, तो 50 रहेगा नीचे, ठीक है। इसके डिवाइड में जो भी पोर्शन होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा और वो कितना होगा 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कंप्लीटली जब सॉल्व करोगे तो आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा रेजिस्टिविटी का। तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो कितनी आएगी 87.135। अब आपको इसका क्या आना चाहिए, यूनिट आनी चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ क्या था ओम और जो जी स्टार है उसकी क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि बताया हुआ है लेंथ बाय एरिया ही तो होता है, सेंटीमीटर इनवर्स है, ऊपर जाएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी ओम सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखने की ही जरूरत नहीं है कि क्या थी, अभी बताया फॉर्मूला जब ये है तो इनकी यूनिट याद होनी चाहिए बस। फर्स्ट आंसर आ गया, अब हमें निकालना है सेकंड आंसर। सेकंड क्या है कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी जो है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखो एक तो जो कापा होता है वो क्या होता है जी इंटू जी स्टार होता है ना, जी क्या है 1/r, हम ऐसे लिख सकते हो और करके कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार, यानी कि जस्ट इसका रिवर्स है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, यहाँ था r डिवाइडेड बाई जी स्टार और यहाँ क्या जी स्टार डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास यही आना है, लेकिन आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हो कि ये क्या है कंडक्टिविटी और ये क्या है रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस जो होती है जी वो क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी जो होती है दैट मीन्स कापा वो क्या होती है रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला हमें पता है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लो या फिर ये वाला लगा लो। अभी अभी हमने रो की वैल्यू निकाली है, ये पुट कर लो। अगर आप ये वाली करते हो तो थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन आती है, तो इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। आपके पास दो फॉर्मूले हैं और इसमें जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो कापा की वैल्यू आएगी, समझ आ रहा है ना, आर की वैल्यू ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू नीचे पुट कर दो, जी स्टार की वैल्यू क्या थी पूरी ये थी, ये पुट करोगे आंसर निकालोगे, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 87.135, तो इसमें तो कैलकुलेशन थोड़ी है, इसमें थोड़ी ज्यादा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी जिसके माइंड में जो भी फॉर्मूला है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बता दिए दो मेथड है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो कापा की दैट मीन्स कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.148। अब इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, अगर इसकी पता है तो इसका जस्ट इनवर्स कर दो, वो कापा की होगी। इसकी क्या थी ओम सेंटीमीटर, यहाँ क्या करोगे ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया कंडक्टिविटी, ठीक है। दो आपके पास सॉल्यूशन आ गए। थर्ड बचता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। कापा की वैल्यू ये रही, ठीक है। मोलरिटी कितनी क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पर मेंशन नहीं की मैंने, बट ये रही, ठीक है, ये मोलरिटी दी हुई है, तो ये वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ताकि आपके तीनों सॉल्यूशन एक साथ रहे।
थर्ड वाला क्या है, आपको कैपेम निकालना है, जिसकी क्या होती है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। ठीक है, कापा की वैल्यू अभी हमने निकाली 1.148 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज और भी याद रखनी है, जब पूरा सॉल्यूशन करोगे ना तो पॉइंट्स में अगर आप ये पॉइंट इधर आता है तो इंटू 10 की पावर -2 भी आएगा पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि पॉइंट्स मैंने पहले इधर कर दिया। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो पॉइंट आपका कुछ अलग आएगा, लेकिन अगर 10 की पावर में -2 कर देते तो 1.148 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये आप सॉल्यूशन करके देखना, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर इंटू 10 की पावर -2 भी लगाना है। ठीक है, अच्छा मोलरिटी दी हुई है 0.05। आप इसको सॉल्व करोगे, कंप्लीटली जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, नीचे 10 की पावर 2 है, दैट मीन्स 100 है। तो यहाँ से जो 0 0 है वो कैंसिल हो सकते हैं। अच्छा ये पॉइंट्स हटाओगे तभी कुछ ना कुछ जीरो कैंसिल होंगे, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 229.6। ये तो इसका आंसर है। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन, साइमन लगा लो या ओम लगा लो, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये थर्ड आपका सॉल्यूशन है। मैंने एक ही जगह पर सारा बता दिया ताकि आपके पास पूरा सॉल्यूशन एक साथ रहे। बच्चों एक बार ये कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करके देखनी है, चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं है। बट मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ये जो आंसर था सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी देखते ही आपके माइंड में एक ही थॉट आया होगा क्या, कि कोलरोश लो, है ना। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम आयोडाइड, एंड यहाँ पर सोडियम एसीटेट है, एंड यहाँ पर मैग्नीशियम एनहाइड्राइड है। ठीक है, आर 12.69, 9.10, 18.78 और ये यूनिट दी हुई है एट 25 डिग्री सेल्सियस। What is the molar conductivity of MgI2 at infinite dilution? आपको इसके लिए निकालना है। ठीक है, तो कोलरोश लॉ मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगा या फिर क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, और फिर उसका रहेगा एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो आपको समझना जरूरी है कि सबसे पहले तो इसमें इक्वेशन आनी चाहिए आपको बनानी। देखो हमें मैग्नीशियम आयोडाइड के लिए निकालना है, क्या यहाँ पर अलग से Mg पॉजिटिव या I नेगेटिव के लिए आयोनिक कंडक्टिविटी दी हुई है, नहीं दी हुई। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, लेकिन उसकी हेल्प से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो समझना है आपको। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी हुई है वो किस किस की मोलर कंडक्टिविटी है। देखो यहाँ पर इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी दी हुई है, एक तो सोडियम आयोडाइड की दी हुई है। ठीक है, वो कितनी है यहाँ पर, ये सबसे फर्स्ट, क्योंकि सोडियम आयोडाइड सबसे फर्स्ट है 12.69। ठीक है, एंड आपको मोलर कंडक्टिविटी किसकी दी हुई है, सोडियम एसीटेट की दी हुई है, कितनी है 9.10। यूनिट आपको साथ साथ लिखते जाना है। एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी है, CH3COO का होल ट्वाइस Mg, एनहाइड्राइड नहीं है, सॉरी मैग्नीशियम एसीटेट है ये। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 18.78। हमें किसकी निकालनी है, MgI2 की। अब क्वेश्चन में MgI2 है और यहाँ पर हमें कुछ और ही दिख रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, इनमें से हम किसकी रिएक्शन कराएं कि MgI2 आराम से बन जाए। तो देखो MgI2 के अंदर एक तो मैग्नीशियम आयन है और एक आयोडाइड आयन है, तो इन तीनों के अंदर मैग्नीशियम आयन किस में है, इसके अंदर, और आयोडाइड आयन किसके अंदर है, इसके अंदर। इसका मतलब हम इन दोनों को यूज करके मैग्नीशियम आयोडाइड बना सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम मैग्नीशियम एसीटेट जो है उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ में कराते हैं,
तब क्या बनेगा, देखो सोडियम इधर आ जाएगा, Mg उधर चला जाएगा, दैट मीन्स क्या बना MgI2। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोडियम की वैलेंसी 1 है या ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है या फिर +1 चार्ज है और I पर -1 होता है, तो इसीलिए ये क्या होगा सोडियम आयोडाइड NaI लिखोगे। बट मैग्नीशियम पर +2 होता है और I पर -1, वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे MgI2। 9 से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CH3CW का होल ट्वाइस, ये है एज इट इज, लेकिन आपको यूं नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर लिखना है सोडियम, सोडियम की वैलेंसी 1 है, इनकी भी वैलेंसी, क्योंकि CH3CO नेगेटिव पर -1 चार्ज होता है 1 वैलेंसी, तो इसका फॉर्मूला ये आएगा। अब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो आप यहाँ 2 लगाओगे, सोडियम कितने हो गए 2 और आयोडीन भी कितने हैं 2, तो आप यहाँ भी 2 लगाओगे। अगर आपने रिएक्शन बैलेंस नहीं की तो फिर आपका जो क्वेश्चन में आंसर आप सॉल्यूशन निकालोगे ना, वो आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वो बताऊंगी मैं क्यों। अभी इतना कर लिया आपने। अच्छा, ये जो थर्ड इक्वेशन है वो तो हमारी यूज में ही नहीं आई, वो एज इट इज है। इवन हमारे पास तो ये बन और गए, कितने मॉलिक्यूल बने, देखो 2 मॉलिक्यूल बने, एक की वैल्यू दी हुई है, 2 मॉलिक्यूल की आपको पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसकी I2 की, ठीक है। इसके लिए आप इसको क्या कर दो, इसको तो आप इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 2 बना दो और इसको इक्वेशन 3 बना दो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, MgI2 बनाने के लिए एक तो हमें सोडियम आयोडाइड चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, एक हमें ये नीचे वाली वैल्यू चाहिए, 2 ही वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो जो 2 वैल्यू चाहिए उनको तो कर दो आप प्लस, क्यों, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ से मिलेगी उस वैल्यू को, एंड प्लस करोगे I नेगेटिव वाले की, वो हमें कहाँ से मिलेगी, इस वाले से, तो I नेगेटिव, यही तो कॉलरोश ने बताया था। तो आप क्या करोगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है एंड जो इक्वेशन थर्ड है उनको तो कर दोगे प्लस, ठीक है, और जो इक्वेशन हमारे यूज में नहीं आई उसको कर दो माइनस, दैट मीन्स इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि इनकी जो वैल्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू दी हुई सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल की, बट यहाँ मॉलिक्यूल कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, तो इसीलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब हम MgI2 की निकालेंगे, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, ये सोडियम आयोडाइड वाली, कितने मॉलिक्यूल चाहिए 2, तो आप क्या करोगे 2 into और जो वैल्यू दी हुई है इसको आप लिखोगे 12.69, ठीक है, प्लस करोगे आप, प्लस करके क्या करना है, इक्वेशन थर्ड हमारी कौन सी है ये, ठीक है। देखो इसमें तो सिर्फ हमें एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है ना, इक्वेशन जब पूरी कर रहे हैं तो, और एक की ही वैल्यू दी है तो ये एज इट इज लिख दो 18.78, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी, मतलब ये तो हमारे काम का ही है, ये तो इवन बन रहा है, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो माइनस लगा के 2 into और एक की जो वैल्यू दी है वो लिख दो 9.10। समझ आ रहा है सभी को। जो आपके पास यहाँ पर आयंस हैं, आपके पास जो भी कंपाउंड रहेगा जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसमें आयंस देखोगे आप, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो आपको या तो 2 यहाँ पर कंपाउंड मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे, या फिर 3 मिलेंगे। तो अगर 2 मिलते हैं तो सिंपल ही है, उन दोनों में ही एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों को प्लस कर दो। बट ज्यादातर क्वेश्चन 3 इलेक्ट्रोलाइट के आते हैं, तो उनमें से 2 इलेक्ट्रोलाइट तो यूज में आते हैं, थर्ड यूज में नहीं आता बनाने के लिए, ठीक है। तो जो यूज में नहीं आता उसको माइनस कर देना उसकी वैल्यू को, जो यूज में आ रहा है उन वैल्यूज को प्लस करना। बट यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद उनको बैलेंस भी करना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वैल्यू दी है मोलर कंडक्टिविटी की। बट जब हम MgI2 बना रहे हैं तो यहाँ पर कितने चाहिए 2 चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया कि मैंने क्यों बोला कि इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। तो अब जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो यहाँ मैं डिवाइडेशन कर देती हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कैसे क्या कर दिया, बोर्ड ज्यादा यूज कर दिया है ना। तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, MgI2 की क्या होगी, क्योंकि आपको MgI2 की निकालनी थी ना, तो कितनी आएगी
25.96। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी की पता है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की भी यूनिट होगी, और नहीं भी याद है तो सिंपल है, इसमें जो यूनिट दी हुई है वही तो होगी, क्योंकि इनकी मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इसकी मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलर कंडक्टिविटी तो क्या है, देखो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, ठीक है, और ये आंसर भी है। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस करोगे ना तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। तो आपको क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे कि कौन सी इक्वेशन प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपको ये देखना है आयंस जो है जिस इलेक्ट्रोलाइट की हमें मोलर कंडक्टिविटी निकाली है उसमें जो आयंस प्रेजेंट है वही आयंस जो सॉल्यूशन बनाया गया उन इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए, जिसमें है उनको प्लस कर दो, जिसमें नहीं है वो माइनस। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जो एप्लीकेशंस थे कॉलरश लॉ की वो भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 एप्लीकेशंस को यूज करके ये क्वेश्चन दिया है। बाकी और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को टाइप करके मेरे पास भेज सकते हो, मैं उस सॉल्यूशन को जरूर कराऊंगी या फिर मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। और एक चीज और बच्चों, यहाँ पर मैंने टाइम को बचाने के लिए ऐसे क्वेश्चन से लिए जिसमें 2 या 3 चीजें एक साथ पूछी हुई है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक हैं वो कवर होते जाएं न्यूमेरिकल, ठीक है, उसके बेस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, फिर आप लोग भी परेशान हो जाते हो देखते देखते, और मुझे भी बनानी होती है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो क्या है, ये वाली वैल्यू, ये कंडक्टिविटी की है, ये मोलरिटी आप रीड तो कर ही लोगे सारे बच्चे, ठीक है। और इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, अभी समझ आएगा, ठीक है। तो देखो इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे, आंसर निकालोगे, तो देखो कंडक्टिविटी दी हुई है, दैट मींस कापा की वैल्यू दी हुई है, ये क्या है, कापा है 1.65 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, ये कापा आपको दिया हुआ है। और आपको मोलरिटी दी हुई है 0.01 मोलर। आपको फर्स्ट निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, दैट मींस कैपेम निकालना है एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। लिमिटिंग या फिर इन्फिनाइट डाइल्यूशन तो यहाँ दिया हुआ नहीं है। एक चीज इसमें बच्चों मिसिंग भी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं अभी आपको मेंशन करा दूंगी क्या मिसिंग है, ठीक है। मैंने वो पूरा प्रॉपर लिखा नहीं, क्वेश्चन आधा रह गया, चलो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसको निकालते हैं। मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, और यहाँ क्या आएगा, मोलरिटी आएगा, ठीक है। कापा की वैल्यू है 1.65 इंटू 10 की पावर -4 एंड इंटू कर दो 1000 डिवाइडेड बाय कर दो, मोलरिटी क्या है 0.01। पॉइंट्स को हटा के और फिर ये जो आपके पास 0 वैल्यूज है वो एक दूसरे से कट हो जाएगी, और कट होगी तो इसकी जो कैपेम की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 16.5 आएगी, ठीक है। इसी से ही रिलेटेड आएगी, क्योंकि सारी जगह 1 1 1 है, 0 कट हो जाएंगी तब उसके बाद 16.5 आएगी, ठीक है। ये आपके पास आ गई है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में क्या आया है, मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड बच्चों आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यही होती है ना। अब ये वैल्यू तो हमने अभी निकाल ली, बट ये वैल्यू नहीं दी हुई, और ये हम कैसे निकालेंगे, कॉलरश लॉ एप्लीकेबल होगा, और कॉलरश लॉ जब एप्लीकेबल होगा तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड क्या होगी, देखो। तो यहाँ पर जो मिसिंग था मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर बच्चों इन आयंस की आयोनिक कंडक्टिविटी मिसिंग है, ठीक है। तो वो सब आप मेंशन कर लेना क्वेश्चन के अंदर इधर। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि गिवन क्या क्या है। एक तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव आयन की गिवन है, एक आपको लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर आयंस की है, ठीक है, COO नेगेटिव आयन।
मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप लोग ये क्वेश्चन में मेंशन कर लेना कि गिवन ये है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। देखो CH3COOH है, इसमें ये तो नेगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव पोर्शन है, और कोलबर्ट्स लॉ ये तो कहता था, तो लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ द H पॉजिटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर ये आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ द नेगेटिव आयन, यही है ना। ये क्वेश्चन में देखो दी हुई है, प्लस कर दो 349.1 प्लस करोगे 40.9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी करके देखो 0.093, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये वैल्यू है यहाँ पर हमने फर्स्ट निकाली है 16.5 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 390, ये आपके पास आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही कैलकुलेट करना था। तो कितना आएगा 0.0423 जब आप इसको सॉल्व करोगे तब, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये भी मॉलर कंडक्टिविटी है, ये भी मॉलर कंडक्टिविटी है, दोनों की जो यूनिट है आपस में कैंसिल आउट, तो ये यूनिट लेस होता है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब बच्चों ये तो था सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन क्या आता है, थर्ड पोर्शन आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, दैट मींस के निकालना है। ये क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पर कापा लिखा कि ये भी के है, ये भी के है। कापा को एक्चुअल में साइन ऐसे इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना देती हूँ, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट है जिसका आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, यही होता है ना। C मतलब यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन टर्म, दैट मीन्स मोलरिटी, क्वेश्चन के अंदर मोलरिटी दी हुई है, ये रही, ठीक है। आप पुट करोगे क्या आएगा 0.01 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली क्या है 423 का स्क्वायर है, एंड यहाँ पर नीचे क्या है 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.0423। आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से कौन सा पोर्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। ये लो फर्स्ट पोर्शन ये था, सेकंड ये है, थर्ड नीचे है। तो अल्फा की वैल्यू अगर आ गई तो आप आराम से इसमें पुट करके और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा किसके लिए होगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.87 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी आप खुद लगा लो, अल्फा की तो है नहीं, माइनस के अंदर आएगी ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जब पूरा सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है आपके पास किसकी आई है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपसे ये चीज बोली थी कि अगर मोलर कंडक्टिविटी नहीं पूछता है, सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता है तो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला देखो बच्चों, यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है तो ये तो इसकी हेल्प से निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, जो कि इस फॉर्मूले से ही निकलेगी, ठीक है। तो ये वाला आपको पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं आता है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं मिलेंगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यूज थी, इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। इसके लिए भी ये वैल्यूज दी हुई है, हमें ये फॉर्मूला पता है, तो एक तरह से ये डायरेक्ट भी है और एक तरह से इनडायरेक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीजें मिल नहीं रही है तो ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि इसकी हमें फॉर्मूला पता है, वहां पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और आप प्रैक्टिस भी करोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।